कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंजुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड यू आर वॉचिंग योर चैनल ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री. So guys, today's topic is chemical equation. We are going to start. What is a chemical equation? A chemical equation is a symbolic representation of chemical change. When there is a chemical change occur, we can say there is a chemical reaction occur. वहाँ पे chemical reaction हुई है, ठीक है. तो उसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंट सिंबल्स की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे केमिकल इक्वेशन. ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन केमिकल इक्वेशन हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं. शॉर्टेस्ट वे, ईजीएस्ट वे. क्लियर गाइस? सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे. केमिकल इक्वेशन is a symbolic representation of a chemical change. Clear guys? A substance in which chemical change is brought are called a reactant, and substance which come into existence as the result of chemical change are called product. इसका कहने का मीनिंग यही है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और उनसे बनने वाला जो भी सब्सटेंस होता है ना उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. जो रिएक्ट कर रहे होते हैं आपस में उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और उनसे जो फाइनल सब्सटेंस हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. क्लियर गाइस? आगे चलते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन. हाँ भाई, रिलेशनशिप उनका कैसे हम लिखते हैं कि ए प्लस बी, फिर हम एरो लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट लिखते हैं. ए प्लस बी क्या है? रिएक्टेंट है. आगे सी प्लस डी बन गया, वो क्या है? प्रोडक्ट है. ठीक है. अगर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या है? रिएक्टेंट है, और अमोनिया क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ. ठीक है, उसको हम एरो के बाद लिखते हैं. क्लियर गाइस? अच्छा, इसमें हम जो एलिमेंट है हाइड्रोजन का हम H2 लिखेंगे, है ना, नाइट्रोजन को N2 लिखेंगे, और अमोनिया को NH3 लिखेंगे. ठीक है. अगर हमने इनकी जगह क्या लिख दिया? वर्ड लिख दिए कि हाइड्रोजन HYDROGEN, ठीक है, NITROGEN. सो इसको क्या बोलेंगे हम कि ये वर्ड इक्वेशन है. दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन. अगर हमने उसको वर्ड की फॉर्म में लिख दिया, सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया, तो सिंपल केमिकल इक्वेशन. क्लियर गाइस? सो इक्वल टू की जगह पे हम एरो यूज़ करते हैं. वहाँ पे इक्वल टू की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? एरो. क्लियर गाइस? अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, जैसे कि यहाँ देखो, पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजेज इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजेज इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है. यहाँ पे देखो, पोटेशियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड स्केलेटल और स्केलेटन इक्वेशन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन. क्लियर गाइस? अगर जब हम इसको बैलेंस कर देंगे तो हम क्या बोल देंगे? इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है. स्केलेटन इक्वेशन की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि दैट रिएक्शन विच डज नॉट फॉलो conservation of mass, and we can say in which the total number of atoms of left hand side is not equal to the total number of atoms of right hand side of each constituent या फिर of each component. क्लियर गाइस? इस टाइप से हम लिख सकते हैं. ये देखिए, आगे हमने रिएक्टेंट साइड में इसको क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया. ठीक है, बैलेंस हो गया. 2 KClO3 2 KCl प्लस 3O2. ठीक है, अब ये क्या है? बैलेंस है. रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी यहाँ पे शो किए गए हैं. ठीक है, और एरो की जगह इक्वल टू का यूज़ किया गया है. बात एक ही है, एरो में इक्वल टू में बात सेम है. ठीक है, लेकिन हम एरो क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है. ठीक है, कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है. भाई पोटेशियम, इसमें ये नहीं पता चला ना पोटेशियम क्लोरेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है KCl और O2 में, या फिर KCl और O2 कंबाइन हो रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट में. इक्वल टू है, रिएक्शन ये तो किधर भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है हमें. ठीक है, कि पोटेशियम क्लोरेट
किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है गाइस? ओके, आगे हम चलते हैं। द फॉलोइंग notations are also used in the chemical equation as to provide more information about the chemical change। ठीक है भाई, हम अपर एरो कब लगाते हैं, जब कहीं पे गैस रिलीज हो रही हो, जैसे कि ऑक्सीजन हो रही थी, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे हम अपर एरो लगा सकते हैं, ठीक है। लोअर एरो कब लगाते हैं, जब सॉलिड की फॉर्मेशन हो रही हो। क्लियर गाइस? एरो से भी काम चल जाएगा। और क्या तरीके हैं, सॉलिड को हम सिंबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे ऑक्सीजन है, उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, ऐसे जी लिख देंगे, ठीक है। कोई लिक्विड है तो ऐसे लिख देंगे, सॉलिड है तो ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एक्वस है मीन्स कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसको पानी में डाला गया है तो इस टाइप से लिख देंगे। क्लियर गाइस? एक्वस ब्रैकेट में AQ। अगर किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है या कंज्यूम हो रही है, उसको हम प्लस माइनस करके डेल्टा से शो कर सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल से शो कर सकते हैं। क्लियर गाइस? आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल इक्वेशन। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। व्हाट आर द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल चेंज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द केमिकल चेंज, ये बताता है, पता लग जाता है, ठीक है। दूसरा क्या पता लगता है, द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। थर्ड, द रिलेटिव नंबर बाय पार्ट ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। भाई फॉर्मूला आपको पता लग गया, आप मास कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ, रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसेज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी आपको पता लग जाता है। एग्जाम्पल क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे मीथेन क्या है, एक गैस है तो जी लिख दिया, ऑक्सीजन भी गैस है इक्वल टू CO2 भी गैस है एंड H2O भी गैस है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या वॉल्यूम पता लग रहा है कि 1 वॉल्यूम मीथेन की 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 वॉल्यूम H2O वेपर बनाती है, ठीक है। दूसरा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी पता लग रहे हैं। मीथेन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर है गाइस? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी हमें पता लग रहा है, ठीक है। यहाँ से इन्होंने मास भी निकाल दिया इसका, ठीक है। मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या चीज़ ये नहीं बताती वो देखते हैं। ए केमिकल इक्वेशन फेल्स टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो क्या क्या है। नंबर फर्स्ट, एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टेकन एंड एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन। भाई कितना लिया हमने कंटेनर में, रिएक्टेंट कितना लिया, प्रोडक्ट कितने ml बना, ये नहीं बताती, ठीक है। वो रिलेशन बताती है कि हाँ भैया इतने पार्ट ये लगेगा तो इतने पार्ट ये लगेगा तो इतने पार्ट ये बनेगा, ठीक है, ये बता देगी, लेकिन एक्चुअल में कितना बना ये नहीं बताएगी। टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल चेंज, कहीं लिखा नहीं होता कि ये रिएक्शन कितने मिनट में हुई, भाई 1 सेकंड में हुई, 10 सेकंड में हुई, 1 घंटे में हुई या 1 साल में हुई, कहीं आपको टाइम वहाँ पे गिवन नहीं होता। थर्ड पॉइंट है आपका, कंडीशन अप्लाइड फॉर द ब्रिंगिंग द केमिकल चेंज, क्या क्या कंडीशंस हैं वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। वेदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ये भी पता नहीं चलता, ठीक है। तो हम उस पर यूज़ करते हैं, वो तो डबल एरो लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन रिएक्शन ये सब चीज़ नहीं बताती। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, if a particular chemical change occur under certain temperature pressure condition, these are mentioned above and below the arrow, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 200 atm प्रेशर यूज़ हो रहा है, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ हो रहा है किसकी, अमोनिया की फॉर्मेशन में, तो हमने वो स्पेशल कुछ कंडीशंस हैं लिख दी वहाँ पे, ठीक है, तब हमें पता चला। SO2 और O2 को एक सरफेस चाहिए प्लेटिनम का एडजॉर्ब होने के लिए, ताकि वो SO3 ईजिली बना सकें, ठीक है। प्लेटिनम कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है यहाँ पे, ठीक है, स्पीड अप कराने के लिए इसको, ये पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से 12th में। सो यहाँ पे भी ये स्पेशल कंडीशन है, एरो के ऊपर हम लिख देते हैं उसको। हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब,
भाई जिसमें हीट इवॉल्व होगी वो रिएक्शन कैसे होती है, एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन कैसे होती है, एंडोथर्मिक। हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन ए केमिकल चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अमाउंट ऑफ हीट ऑन द राइट हैंड साइड। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो भाई अमाउंट भी लिख दिया इसने, लेकिन हम क्या सिंपल ट्रायंगल भी बना सकते हैं जब अमाउंट नहीं लिखना हो। सिंपल अगर हमें दिखाना है कि ये रिएक्शन कैसी है, भाई ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। भाई नीचे वाली एक्सोथर्मिक है, ऊपर वाली एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या लिखा दिख देंगे यहाँ पे, नीचे वाली में प्लस डेल्टा और ऊपर वाली में माइनस डेल्टा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कौन एक्सोथर्मिक कौन एंडोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा इज अ सिंबल ऑफ हीट। क्लियर गाइस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नेचर कैसे हम शो करेंगे, भाई रिवर्सिबल है तो डबल एरो हाफ वाले, और इरिवर्सिबल है तो सिंगल एरो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फेल कर गया ये साइन, इसकी जगह पे हमें ये यूज़ करना पड़ा, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं, एरो यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ इक्वल टू। क्लियर गाइस। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दो टाइप की होती हैं, यहाँ पे होती तो बहुत सारी टाइप की हैं, कैटेगराइज बहुत बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, कुछ आप 10th में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। सो मोलिकुलर इक्वेशन और आयनिक इक्वेशन, भाई जिसमें मोलिक्यूल की तरह लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स हम लिखेंगे, वो मोलिकुलर इक्वेशन है, ठीक है। आयनिक इक्वेशन, यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट बन रहे होंगे, जैसे कि NaCl आयनिक है, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट बन रहे होंगे वो क्या कहेंगे, आयनिक इक्वेशन। क्लियर गाइस, देख लो जरा एग्जांपल। मोलिकुलर इक्वेशन कैसे, जैसे कि बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और NaCl बना रहा है, ठीक है। सारी क्या है, मॉलिक्यूल्स है, भाई सब मॉलिक्यूल है। सो मॉलिकुलर इक्वेशन। अब इनमें अगर आयनिक प्रोडक्ट बन रहा है तो इन्हीं को हमने बोल दिया क्या, आयनिक इक्वेशन भी बोल दिया। जैसे कि BaCl2 है, ठीक है, Na2SO4 है, BaSO4 है, NaCl है। सो आयनिक इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, +2 माइनस, ठीक है, आयंस की फॉर्म में, ये देखो, ठीक है। आयंस की फॉर्म में हम यहाँ पे इनको लिख देंगे। BaSO4 को आयंस की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, क्या रीज़न था इसका, क्योंकि BaSO4 सॉलिड है, ठीक है। वो एरो डाउनवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, उसको नहीं लिखेंगे, वो तो सॉलिड हो गया, ठीक है। आयंस की फॉर्म में जो प्रेजेंट है उनको ही तो लिखेंगे, भाई ये सॉल्यूशन में है, ये भी सॉल्यूशन में है, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन में है, इनको लिख दिया। क्लियर गाइस। ओके। नोट, कैलकुलेशन बेस्ड केमिकल इक्वेशन हम स्टोइकियोमेट्री में देखेंगे, जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। क्लियर गाइस। सो केमिकल इक्वेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्लियर गाइस। सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपको कि डू हार्ड वर्क, पुश योर लिमिट्स एंड प्रिपेयर योर नोट्स लेक्चर बाय लेक्चर, ठीक है। उनको बिल्कुल आप स्किप नहीं करेंगे, नोट्स बनाते रहिए, तभी कुछ हो पाएगा। क्लियर गाइस, ऑल द बेस्ट। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।